नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम श्रेणी वाले टॉपिक के एसआर सेनी बुक के क्वेश्चन वो करने वाले हैं। लगभग 15-20% है वो मैंने लिखे हैं, क्योंकि बाकी के प्रश्न मैंने आपको करवा दिए थे। ठीक है, ये 10-15% ये प्रैक्टिस के लिए हैं। वीडियो को रोकना है और क्वेश्चन को खुद करना है ना। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि यदि 1/q+r, 1/r+p और 1/p+q समांतर श्रेणी में है तो सत्य कथन है वो कौन सा है कि पी क्यू आर समांतर श्रेणी में होंगे, या p²q²r² समांतर श्रेणी में होंगे, या 1/p 1/q 1/r है वो समांतर श्रेणी में होंगे। तो देखिए, इस प्रकार का प्रश्न है ना, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सिंपल सा तरीका है कि अगर समांतर श्रेणी में दे रखे हैं तो समांतर श्रेणी की परिभाषा वो लगा दो, है ना। समांतर श्रेणी में क्रमागत पदों का अंतर वो क्या होता है, समान रहता है ना, सार्वंतर है। तो वो परिभाषा हम लगाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है वो क्या आ जाएगा, 1/1 सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन ये देखिए, समांतर श्रेणी की परिभाषा लगाएंगे तो 1/r+p माइनस 1/q+r है वो किसके बराबर आएगा, 1/p+q माइनस के अंदर क्या आ जाएगा, 1/r+p। ठीक है, इन दोनों का अंतर क्या आएगा, हमेशा बराबर आएगा। अब क्या करना है, अब आपको एलसीएम लेके सरल करना है और आपके पास वो आंसर आ जाएगा। तो आपके पास ये देखिए r+p और q+r क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो आपके पास इस साइड देखेंगे तो क्या आ जाएगा, q+r, फिर माइनस का निशान r और फिर क्या, माइनस का p। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास वो एलसीएम क्या आ जाएगा, p+q और r+p। ठीक है, और ये देखिए क्या आ जाएगा, r+p माइनस के अंदर क्या आ जाएगा, p, और माइनस के अंदर ही क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर तो r से r कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर आपके पास p से p कैंसिल आउट हो रहा है। तो इस साइड तो आपके पास ये देखिए क्या बचेगा, q माइनस का p, और नीचे आपके पास है r प्लस का p, और साथ में है q प्लस का r, है ना। और इस साइड आपके पास है वो बचेगा r माइनस का p। ठीक है, और नीचे आपके पास है p प्लस का q। एक मिनट, और साथ में बचेगा r प्लस का p। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब ये देखिए, इस साइड भी r+p है और इस साइड भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो बच के वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास है ये देखिए आंसर आ जाएगा कि इस साइड आपके पास एक तो है q माइनस का p, और इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, q+p है वो लिख सकते हैं। ठीक है, p+q है, इसको हमने क्या लिख दिया, q+p है वो लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ पर आपके पास क्या है, r माइनस का q है ना। और ये देखिए, ये आपके पास क्या है, आर प्लस का क्यू है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो आपके पास ए प्लस बी ए माइनस बी हो तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, और ये किसके बराबर आएगा, आर स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर के बराबर आएगा। और इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, ये क्यू स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 2q² और आर स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, ये सेम टू सेम यही तो हो गया। अगर आपके पास ये देखिए ए बी सी अगर समांतर श्रेणी में, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2b बराबर a+c लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर समांतर श्रेणी में होंगे तो आप क्या लिखेंगे, 2b² बराबर a² + c²। और यही बात हो यहाँ पर लिखी हुई है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा कि p² q² और r² तीनों क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनको है ना, सबसे अच्छा तरीका यही है, सबसे आसान है, सबसे अच्छा है। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको समांतर श्रेणी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो लगानी है। 2 स्टेप के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। 30 सेकंड का ये प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, राइट आंसर है। अच्छा प्रश्न है ना, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग q तथा q पदों का योग p हो तो इसके p+q पदों का योग हो क्या होगा। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 0, ऑप्शन नंबर बी है p-q, सी है p+q और डी है माइनस का p+q। ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो ये देखिए, इसके अंदर भी कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक जो डेफिनेशन है समांतर श्रेणी के p पदों का योग और q पदों का योग, ये आपको डेफिनेशन लगानी है और आपके पास वो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए, आपके पास समांतर श्रेणी के अंदर p पदों का योग है वो आपको q दे रखा है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर, ये देखिए, समांतर श्रेणी में n पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1d, है ना। ये आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है और आपके पास ये देखिए क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सोल्यूशन हम करते हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखा है p पदों का योग है वो q के बराबर दे रखा है। तो q बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, p/2, है ना। ये n पदों के योग का फॉर्मूला है, यहाँ पर आपको p पदों का योग है वो दे रखा है। तो q बराबर p, है ना। ये देखिए एस एन का मान तो क्या आपको q दे रखा है, तो q बराबर क्या आ जाएगा, p/2 और 2a प्लस, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, p-1d आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार आगे आपको बोल रखा है कि q पदों का योग p हो तो q पदों का योग आपको क्या दे दिया, p दे दिया। तो यहाँ पर p
बराबर क्या आ जाएगा क्यू बट्टा 2 और साथ में क्या आ जाएगा 2a प्लस क्यू माइनस का 1d। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। यहाँ पर p क्यों लिखा है, यहाँ पर q क्यों लिखा है, यहाँ पर ये देखिए q है, यहाँ पर p है, क्योंकि प्रश्न के अंदर आपको दे रखा है कि p पदों का योग आपको q के बराबर दे रखा है, मतलब SN का मान वो q के बराबर दे रखा है और p बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर है वो p आ जाएगा। फिर आपने सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूले से आपके पास ये देखिए ये चीज़ आपने है वो लिख दी। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपको ये देखिए पूछा क्या है, p प्लस क्यू पदों का योग पूछा है, तो p प्लस क्यू पदों का योग हो पूछा है, तो यहाँ पर आपके पास ये देखिए एस पी प्लस क्यू और ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा p प्लस क्यू बटा 2 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस का 1 और साथ में क्या आ जाएगा d आ जाएगा। इसका मान आपसे पूछा गया ना, इसका मान p प्लस क्यू बटा 2 p प्लस क्यू माइनस 1 d, इसका मान आपसे हो पूछा गया है। तो देखिए किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ये आपके पास क्या समीकरण नंबर 1 है, ये आपके पास क्या समीकरण नंबर 2 है ना। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, p प्लस क्यू चाहिए और अंदर आपको क्या चाहिए, p प्लस क्यू माइनस का 1 हो चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 ना, समीकरण 1 में से 2 को हम घटा देते हैं, तो समीकरण इक्वेशन 1 माइनस 2 है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखिए इक्वेशन 1 है वो क्यू माइनस का p और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा p माइनस का क्यू बट्टे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये देखिए अगर आप साथ में लिख के तो क्या करेंगे, ये देखिए 1 मिनट या एक स्टेप और लिख लीजिए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तो टाइम है काफ़ी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, p बट्टा 2 और साथ में आपके आ जाएगा 2a प्लस p माइनस का 1 और d आ जाएगा। ठीक है, माइनस के अंदर q बट्टा 2 और इसके साथ आपके पास क्या आ जाएगा 2a प्लस क्यू माइनस का 1 और साथ में क्या आ जाएगा d आ जाएगा। अब देखिए इसको आप सरल करेंगे तो आपके पास ये देखिए ये स्टेप आ जाएगी और इसके बराबर जो भी बचेगा वो आपके पास है वो ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये देखिए 1 मिनट, यहाँ पर 2a नहीं लिखा है ना, p प्लस क्यू पदों के योग के अगर फॉर्मूला आप देखेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, p प्लस क्यू बटा 2 और 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस है ना d आएगा, है ना, ये 2a और यहाँ पर वो लिखा जाएगा, सूत्र होता है ये। तो ये देखिए इसको आप सरल करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये देखिए 2a है ना, वो स्टेप एक साइड कर लीजिए तो आपके पास क्या आएगा, p माइनस का क्यू है ना 1/2 आपने कॉमन ले लिया। 1 मिनट, ये देखिए 1/2 तो आपने क्या ले लिया कॉमन, तो आपके पास क्या बचेगा p माइनस का क्यू और साथ में आपके क्या पास है वो क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। ठीक है, फिर ये देखिए आगे वाली स्टेप में आप देखेंगे तो आपने क्या कॉमन ले लिया, d/2 है वो कॉमन ले लिया। ठीक है, इस p को आप इससे गुना करेंगे और q को आप इससे गुना करेंगे तो 1/2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 1/2 कॉमन आ गया। फिर ये देखिए यहाँ पर भी d है और यहाँ पर भी d है, तो d भी आपने है वो कॉमन ले लिया, तो आपके पास वो क्या बचेगा, अंदर p है वो p माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा p स्क्वायर माइनस का p और फिर माइनस का निशान और q है वो q से गुना होगा तो आपके पास माइनस का क्यू स्क्वायर और माइनस का क्यू माइनस का 1 से गुना होगा तो प्लस का क्या आ जाएगा q आ जाएगा। ठीक है, ये तो बचेगा। अब ये देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। तो ये देखिए आपके पास इस साइड है q माइनस का p है ना, q माइनस का p, ये किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए p माइनस क्यू। ठीक है, ये देखिए 1/2 आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया और साथ में आपके पास क्या आ रहा है p माइनस का क्यू और साथ में क्या आ रहा है 2a आ रहा है। ठीक है, प्लस आपके पास ये देखिए d/2 है और इसको भी आप सरल करेंगे ना तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, ये देखिए इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, जगह थोड़ी सी कम ही है। ये देखिए प्लस के अंदर आपके पास d/2 है और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर वाली स्टेप को आपने क्या लिख दिया, पी प्लस क्यू और साथ में क्या लिख दिया p माइनस का क्यू। ठीक है, p माइनस क्यू यहाँ पर भी है, p माइनस क्यू है वो यहाँ पर भी है और साथ में आपके पास ये देखिए क्या आ जाएगा, प्लस का निशान आपने लगा दिया है ना और साथ में क्या आ जाएगा, अगर आप q माइनस का p लिखेंगे तो कॉमन नहीं आएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए साथ में आपके पास यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ आपको, माइनस का p और प्लस का q बचा है, इसमें से आप माइनस और कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये देखिए ये तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमने क्या ले लिया, माइनस तो कॉमन ले लिया और आगे वाली स्टेप के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, p माइनस का q है वो आ जाएगा। अब ये देखिए p माइनस क्यू यहाँ पर भी है, p माइनस क्यू यहाँ पर भी है, p माइनस क्यू यहाँ पर भी है, तो p माइनस क्यू आप क्या लिख सकते हैं, कॉमन हो ले सकते हैं ना, p माइनस क्यू आप क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास ये देखिए बाहर वो क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो 1/2 तो है ही है ना और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू आपने कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास वो क्या बचेगा, एक तो 2a बच गया है ना ये रहा, प्लस साथ में आपके पास क्या बचेगा, p प्लस क्यू है ना और ये देखिए यहाँ पर माइनस का 1 और साथ में क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। ठीक है, ये तो बचेगा, ये देखिए 1/2 यहाँ पर है, ये 1/2 आपने कॉमन ले लिया, माइनस का p माइनस का q आपने कॉमन ले लिया और अंदर क्या बच जाएगा आपके पास 2a बच गया प्लस
पी प्लस क्यू माइनस का 1 डी है वो बच गया। इस साइड आपके पास क्या है, क्यू माइनस का पी है वो चल रहा है। अब ये देखिए आपको पास है, ये वाली स्टेप तो बन गई है ना, ये देखिए ये तो बन गई। अब यहाँ पर तो क्या है, पी प्लस क्यू है और यहाँ पर क्या है आपके पास पी माइनस का क्यू है। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या है, पी माइनस का क्यू है, इसको आपको पी प्लस क्यू है वो बनाना है। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए दोनों साइड है ना, दोनों साइड आप क्या कर लेंगे, माइनस है वो कॉमन ले लेंगे। तो आपके पास ये देखिए, एक मिनट थोड़ी सी मैं जगह करता हूँ यहाँ पर, इसको मिटा रहा हूँ ना मैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास वो क्या आ जाएगा, 2a प्लस, इसको तो हम ऐसा कैसा लिख देते हैं क्योंकि ये स्टेप तो हमारे है ना, यही हमको चाहिए थी। 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस का 1, ये डी है। और इस साइड आपके पास ये देखिए 1/2 तो है ही है ना, और साथ में आपको क्या चाहिए, p प्लस क्यू है वो चाहिए है ना, p प्लस क्यू चाहिए, जबकि आपके पास है क्या, माइनस का 1 है। तो हम क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपके पास इसको भी हम क्या लेते हैं, इसमें भी हमने क्या ले लिया, माइनस है वो कॉमन ले लिया। माइनस आप कॉमन लेंगे तो ये देखिए ये तो क्या हो गया, माइनस का क्यू, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इससे ये क्या हो जाएगी, स्टेप वो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब आपको जो भी चाहिए वो दोनों साइड क्या कर दो, गुणा कर दो। तो इस साइड तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 1 था है ना, और इस साइड आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1/2, और फिर ये है। आपको चाहिए क्या, p प्लस क्यू चाहिए, तो इस साइड भी हमने p प्लस क्यू से गुणा कर दिया और इस साइड भी p प्लस क्यू से गुणा कर दिया। तो आपके पास ये देखिए p प्लस क्यू पदों का योग वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के अंदर p प्लस क्यू के हो बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या? अगर नहीं आया तो एक बार वापस से ये देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मान सकते हैं आप। ये देखिए इसको वापस से बता देता हूँ एक बार, ठीक है। वैसे बहुत ईजी है, एक दो बार आप कर लेंगे। कई बार क्या होता है, आपने देखा भी उनके पुराने पेपर अगर देखे हैं तो आप देखना, कई बार इससे कैसे एग्जाम्पल है ना, क्वेश्चन कम आते हैं। एसआर सैनी बुक के अंदर आप एक खास बात है वो चेक करना कि एसआर सैनी बुक के जो एग्जाम्पल है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी आप लास्ट वाले जो 4-5 एग्जाम्पल है उसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये किताब वो आईआईटी के लिए लिखी हुई है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए वो नहीं लिखी हुई है ना। तो आगे वाले जो 5-7 जो कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन मानते हैं वो आप छोड़ दीजिए। अगर उनके अंदर से कोई पर्सन आएगा तो भी आप छोड़ सकते हैं ना, क्योंकि पूरे के पूरे तो अटेम्प्ट होते नहीं है। लेकिन शुरू वाले जो एग्जाम्पल है, जो ईजी एग्जाम्पल है, वो आपको मतलब ये मान के चलो कि याद ही करने हैं। कई बार ऐसे के ऐसे पर्सन ऑप्शन भी चेंज नहीं करता है, हर एग्जाम में आपको 15-20% तो मिलेंगे ही मिलेंगे है ना। तो ये आप काम करना, और ये सभी है ना याद ही कर लेना। आप 2-4-5 बार आप निकालेंगे तो अपने आप वो याद हो जाएंगे, हाँ ये पर्सन मैंने पढ़ा था और इसका आंसर ये होगा ना, आराम से, क्योंकि ऑप्शन भी चेंज नहीं करता। अगर एसआर सैनी में ऑप्शन नंबर डी ये है तो आपके पेपर में भी ऑप्शन नंबर डी मिलेगा आपको ना। तो 4-5 बार निकालेंगे तो आराम से ये चीज़ें वो याद हो जाएंगी। देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पर आपके पास 1/2 दोनों स्टेप में है, और साथ में p माइनस क्यू आपने है वो कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा था आपके पास, 2a प्लस पी प्लस क्यू और माइनस का 1, और साथ में क्या है, डी है। ठीक है, ये बच गया था। और इस साइड आपके पास क्या था, q माइनस का p था। अब ये देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर जो p प्लस क्यू पदों का योग है, इसमें ये स्टेप हो आपको क्या चाहिए, p प्लस क्यू चाहिए, और यहाँ पर क्या है, p माइनस क्यू है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से आपने क्या ले लिया, माइनस है वो कॉमन ले लिया। माइनस आप कॉमन लेंगे तो माइनस का तो क्यू हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब इस साइड भी आपके पास क्या है, पी माइनस क्यू है, इस साइड भी आपके पास क्या है, पी माइनस क्यू है। तो पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू आपने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो आपके पास ये देखिए स्टेप क्या बचेगी, माइनस का 1 है वो किसके बराबर बचेगा, 1/2 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 और डी के बराबर वो बचेगा। अब आपको चाहिए क्या, p प्लस क्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड p प्लस क्यू है उससे गुणा कर दिया ना। ये देखिए इस साइड भी p प्लस क्यू और इस साइड भी आपने क्या लिख दिया, p प्लस क्यू है लिख दिया। अब आपको ये तो चाहिए था ना, तो ये देखिए आ गया, और ये किसके बराबर है, p प्लस माइनस के अंदर माइनस का निशान है और p प्लस क्यू के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट आप वो लगा सकते हैं। फिर ये देखिए अगला प्रश्न, ये भी अच्छा प्रश्न है। यदि पी क्यू आर धनात्मक व समांतर श्रेणी में है तो समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे यदि। फिर ये आपके पास वो ऑप्शन वो दे रखे हैं। तो देखिए इसके अंदर यहाँ पर हमारी जो अगली जो एक्सरसाइज है वो हम द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ पर आपके मूल वास्तविक हैं, काल्पनिक कब होते हैं, वो सब चीज़ें वो पढ़ेंगे। अभी तो आप ये प्रश्न को समझने के लिए डायरेक्ट वो याद कर लीजिए है ना। तो ये देखिए अगर आपके पास कोई भी द्विघात समीकरण है उसके मूल है वो वास्तविक कब होते हैं, मूल वास्तविक होंगे है ना, मूल वास्तविक होंगे। और ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। अगली एक्सरसाइज हम द्विघात समीकरण स्टार्ट वो करने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको समझ में भी आ जाएगा। मूल वास्तविक होंगे कब होते हैं मूल वास्तविक, जब बी स्क्वायर माइनस का 4ac वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। मूल अगर किसी द्विघात समीकरण के वास्तविक होंगे तो कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ पर आपके पास ये द्विघात समीकरण दे रखी है, तो यहाँ पर ये देखिए है ना, द्विघात समीकरण क्या लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी बराबर क्या होती है, 0 होती है ना। ये द्विघात समीकरण है। और अगर इसके मूल वास्तविक होंगे तो कंडीशन क्या है, कंडीशन हमने लिखी थी बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस समीकरण से आप तुलना कर लीजिए, है ना। ए का मान क्या आएगा, यहाँ पर पी आ जाएगा, बी का मान किसके बराबर है, क्यू के बराबर, और सी का मान वो किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। तो इसके अंदर वो लिख दीजिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर की जगह बी का मान और क्या है आपके पास, समीकरण से तुलना करेंगे तो क्यू आएगा। तो ये देखिए क्यू स्क्वायर माइनस का 4, ए का मान आपके पास क्या है, पी है, और सी का मान आपके पास क्या है, आर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ये कंडीशन आपके पास आ गई, क्यू स्क्वायर माइनस का 4pr ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये देखिए आपको प्रश्न के अंदर एक और चीज़ है वो दे रखी है, अगर पी क्यू आर धनात्मक व समांतर श्रेणी में दे रखे हैं, तो ये देखिए प्रश्न से आप देखेंगे ना, तो पी क्यू आर आपको क्या दे रखे हैं, पी क्यू आर इन समांतर श्रेणी देख रखी है ना, एपी में हो दे रखा है। तो आपके पास एपी में अगर ए बी सी हैं तो कंडीशन क्या होती है, 2b बराबर a प्लस सी। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2q है वो किसके बराबर आ जाएगा, p प्लस आर के बराबर आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आप q की जगह क्या लिख सकते हैं, p प्लस आर है वो लिख सकते हैं। तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, p प्लस आर, है ना। q का मान वो लिख दीजिए यहाँ से, है ना, क्योंकि प्रश्न में आपको दे रखा है कि पी क्यू आर धनात्मक भी है और समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी की कंडीशन हमने फॉलो कर दी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, p प्लस आर, ठीक है, और नीचे क्या है 2 है, और इसका होल स्क्वायर माइनस के अंदर 4pr ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। इसको आप थोड़ा सा और सरल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, p प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर आपने एलसीएम ले लिया, 4 है ना, 2 का स्क्वायर 4, ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16pr, और फिर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। इसके बाद आप देखेंगे तो देखिए इसको भी आप है ना ओपन कर सकते हैं, p प्लस आर को। तो इसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, प्लस के अंदर क्या आएगा 2pr, है ना, और माइनस के अंदर क्या आएगा 16pr ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको आप थोड़ा सा और सरल करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और प्लस का 2pr है और माइनस का 16pr है, तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 14pr ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। अभी देखिए इसको आप ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे ना, तो ऑप्शन आपको या तो क्या मिल रहा है, पी बटा आर के अंदर मिल रहा है, या फिर आपको क्या मिल रहा है, आर बटा पी के अंदर वो मिल रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, या तो आर बटा पी के अंदर चेंज करो, या फिर आप किसके अंदर वो चेंज करो, मतलब पी बटा आर के अंदर वो चेंज करो। तो यहाँ पर ये देखिए आपके पास क्या बन रहा है, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का 14pr है ना। तो हम क्या करते हैं, पूरी समीकरण को पी स्क्वायर से क्या दे देते हैं, भागा वो दे देते हैं। तो पी स्क्वायर से आप भाग देंगे तो आपके पास ये देखिए पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास आर स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास ये देखिए 14 है, और पी से पी तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और नीचे क्या आ जाएगा, आर बटा पी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। इसको आप थोड़ा सा और सरल करेंगे तो ये देखिए ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आपके पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना, आर स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस के अंदर 14 आर बटा पी, प्लस के अंदर क्या है 1 है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ये समीकरण आपके पास है। अब इसको भी हम क्या बनाएंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आपके पास है मोड ऑफ आर बटा पी माइनस का 7 या फिर पी बटा आर माइनस का 7, है ना, मोड के अंदर वो दे रखा है। तो हम आर बटा पी के अंदर क्या बनाएंगे, इसको स्क्वायर वो बनाएंगे। तो स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए आपके पास है कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण है, तो इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अक्स के गुणांक का आधा है ना, उसका वर्ग, दोनों साइड हम क्या करते हैं, जोड़ते भी हैं और घटाते भी हैं। तो ये देखिए इसका भी होल स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 मिनट, आर स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, तो ऐसा कैसे आ जाएगा। और यहाँ पर आर बटा पी का जो गुणांक है ना 14 का आधा क्या आ जाएगा, आपके पास 7 आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर आप क्या करेंगे, ये देखिए 7 का स्क्वायर जोड़ भी देंगे और घटा भी देंगे। तो आपके पास ये देखिए क्या आएगा, 7 के साथ ही लिखते चलते हैं, माइनस के अंदर 14 आर बटा पी, है ना, और प्लस के अंदर क्या है 1 है। अभी देखिए आर बटा पी का गुणांक क्या है, 14, 14 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 49 हम क्या देंगे, जोड़ देंगे, और 49 ही हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कोई फर्क हो आएगा नहीं, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, आर बटा पी, ठीक है, और इस साइड आपके पास ये देखिए किसका स्क्वायर बनेगा, ये देखिए आर बटा पी है, और साथ में क्या आएगा आपके पास माइनस के अंदर, है ना, माइनस के अंदर क्या आएगा 7 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये देखिए आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास कौन कौन सी स्टेप हो आ गई, आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एक तो ये स्टेप आ गई, है ना, प्लस के अंदर 49 ये स्टेप आ गई, और माइनस के अंदर क्या आ जाएगा 14 आर बटा पी ये आ गया। तो जो भी बच गया उसको इस साइड है वो लेके जाते हैं। तो ये देखिए माइनस का 49 है, प्लस का 1 है, तो माइनस के अंदर क्या बचेंगे 48 बचेगा, और 48 वो इस साइड आ जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये देखिए 48 है। ठीक है। अब इसको ये देखिए स्क्वायर आप हटाएंगे तो आपके पास इस साइड तो क्या बन जाएगा, मोड के अंदर वैल्यू बन जाएगी आर बटा पी माइनस का 7 मोड ऑफ, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, और 48 का आप क्या करेंगे
वर्गमूल हम निकाल लेंगे तो आपके पास ये देखिए वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4√3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वो प्रश्न करना है, एकदम आसान है। सिर्फ और सिर्फ ये देखिए ये कंडीशन एक तो ये फॉलो हो गई, और ये आपको द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो वास्तविक मूल होते हैं कि जो कंडीशन है वो आपको याद होगी ना, वास्तविक मूल कब होते हैं और आपके पास काल्पनिक मूल कब होंगे, ये सब चीज़ हम इससे अगली जो एक्सरसाइज है वो द्विघात समीकरण ही रहेगी तो उसमें हम पढ़ लेंगे। ओके, फिर ये देखिए अगला प्रश्न आपके पास, ऐसा प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूँ, अब काफ़ी आसान आसान प्रश्न है, इसके अलावा कोई हार्ड प्रश्न है ही नहीं, है ना। 2-4 प्रश्न जो मैंने करवा दिए थे एक्सरसाइज के अंदर वो मैं अभी दोबारा से वो रिपीट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, इसके अलावा एक्सरसाइज के भी मैंने काफ़ी प्रश्न वो थ्योरी के अंदर वो करवा दिए थे, तो बिना मतलब का मैटर भी नहीं करना आपको, और जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं सभी प्रकार के प्रश्न मैं आपको वो करवा चुका हूँ ना। तो ये एक तरीके से आप प्रैक्टिस मान सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया। तो यहाँ पर ये देखिए प्रश्न क्या है, 2⁴ गुणा के अंदर 4⁴ गुणा के अंदर 8⁴16 है ना, गुणा के अंदर 16⁴32, और इसी प्रकार से ये अनंत तक चल रहा है, और इसका मान आपसे पूछा है और ऑप्शन आपको 1, 2, 3/2, 5/2 है वो दे रखे हैं। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर आपके पास ये देखिए 2 की पावर क्या है 1/4 है। ठीक है, फिर एक मिनट, गुणा के अंदर क्या है आपके पास, ये देखिए गुणा के अंदर 4 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर स्क्वायर है वो लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी घात क्या है आपके पास 1/8 है। फिर ये देखिए इसकी गुणा के अंदर 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 है ना, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसकी पावर आपके पास क्या है 1/16 है। ठीक है, 1/16 है। फिर ये देखिए 16 है, 16 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 4, और ये देखिए इसकी होल पावर क्या आपके पास 1/32 है। तो आपके पास क्या बनेगा, ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अनंत तक वो चल रहा है। तो आपके पास ये देखिए आधार क्या है, सबका समान है, तो 2 की पावर के अंदर आपके पास ये देखिए सीरीज हो क्या बनेगी 1/4, और फिर ये देखिए घातें वो जुड़ जाती हैं, तो आपके पास ये देखिए 2/8। ठीक है, फिर ये देखिए आपके पास क्या आएगा 3/16, फिर आपके पास वो क्या आएगा 4/32। ठीक है, इसी प्रकार से आगे वाले पदों आते जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास क्या बन गया 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32। तो यहाँ पर आपके पास ये कौन सी सीरीज वो बन रही है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए ऊपर वाले पद है ना 1, 2, 3, 4, ये तो क्या है आपके पास समांतर श्रेणी है, और नीचे वाले पद आप देखेंगे तो ये क्या बन रही है आपके पास वो गुणोत्तर श्रेणी बन रही है ना, 4 फिर 8 है फिर 16 है फिर 32 है फिर 64 है। तो ये देखिए हम क्या करते हैं जो ऊपर वाले पद है ना इसको हम एस के बराबर वो मान लेते हैं। ये देखिए आपके पास AGP इस प्रकार के प्रश्न मैंने आपको करवाए थे ना, शायद लास्ट वीडियो था उसी के अंदर मैंने आपको 4-5 प्रश्न वो करवाए थे। तो देखिए, और मैंने ये भी कहा था कि कभी भी यहाँ पर n पदों के योग वाला कभी भी क्वेश्चन वो नहीं आएगा, सीधा सिंपल आपको अनंत पदों की कोई भी श्रेणी हो दी हुई होगी और अनंत पदों की जो श्रेणी है उसी का प्रश्न वो पूछा जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से किया था हमने प्रश्न, सबसे पहले एस के बराबर हमने माना था 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32। ठीक है, इसके आगे वाली स्टेप हो क्या थी, इसका जो भी आपके पास सार्वंतर था है ना, सार्वंतर जो भी था उससे हम क्या करते हैं गुणा करके एक एक स्टेप को आगे बढ़ा देते हैं, ये तो था तरीका। तो इसका सार्वंतर आपके पास क्या आएगा, ये देखिए 1/8 है, इसमें 1/4 का आप भाग देंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये देखिए आपके पास सार्वंतर हो क्या आएगा कॉमन रेशियो 1/2 आ जाएगा। तो ये देखिए 1/2 से आप क्या कर देंगे इसको गुणा करके एक एक स्टेप हो आगे बढ़ा देंगे, तो आपके पास ये देखिए वैल्यू क्या आएगी 1/2s। यहाँ पर आपके पास है ना 1/4 को आप 1/2 से गुणा करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 1/8। फिर ये देखिए 2/8 को आप किससे गुणा करेंगे 1/2 से गुणा करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 2/16। फिर आपके पास ये देखिए 3 क्या आएगा 32। फिर आपके पास आगे वाली स्टेप हो क्या आएगी 4/64 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे वाले पद आएंगे। उसके बाद हमने क्या किया था सभी में है ना पदों को घटाने, तो देखिए माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस घटा के आप लिखेंगे तो आपके पास ये देखिए वैल्यू क्या आएगी s माइनस 1/2s। ठीक है, या फिर ये देखिए कॉमन लेके लिख देते हैं साथ के साथ ही, एस एक तो पूरा एक आधा है तो है ना एक में से आधा घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा आधा बच जाएगा। तो s/2 बराबर आपके पास 1/4 प्लस 2/8 में से 1/8 आप घटा देंगे तो क्या बचेगा 1/8 बचेगा। ठीक है, फिर ये देखिए 3/16 में से दो माइनस का 2/16 घटा देंगे तो क्या बचेगा 1/16 बचेगा। फिर आपके पास 4/32 में से है ना माइनस का 3/32 आप कर देंगे तो क्या बचेगा 1/32 बचेगा। इसी प्रकार से आगे वाली स्टेप आपके पास क्या आएगी 1/64 आएगा। इसी प्रकार से आगे वाले पदों चलते जाएंगे। अब ये देखिए ये आपके पास क्या है अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी है जिसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है योग का s∞ बराबर a/1 - r है ना। r का मान आपके पास क्या है 1/8 के अंदर 1/4 का भाग दे दो तो ये देखिए आपके पास r1 क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, सॉरी है ना रेशियो कॉमन रेशियो क्या आएगा आपके पास r1 अनुपात 1/2 आ जाएगा। तो पहला पद तो क्या है 1/4 है
और नीचे आपके पास 1 माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसको आप सरल करेंगे तो ये देखिए 1/4 और यहाँ पर आपके पास 2 माइनस का 1 है ना, और नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम भी 2 आ जाएगा। तो ये देखिए, या फिर सीधा ही कर लो ना, एक में से आधा ही तो घटाना है, सीधा ही कर लिया करो, ये एलसीएम लेने की दिक्कत है ना। एक में से आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा, आधा बचेगा। इसको आप सरल कर सकते हैं, 1/4 और 2 है ऊपर चला जाएगा 2/1। तो ये देखिए आपके पास वैल्यू क्या आएगी 1/2 आएगा। और ये किसके बराबर है, S/2 बराबर 1/2 है ना। S/2 बराबर क्या आया आपके पास 1/2 आया, तो S बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर है। तो ये देखिए अगर आप तुक्का लगाना चाहेंगे तो यहाँ पर 1 मिनट, ये देखिए इस प्रकार से छोटी सी मिस्टेक वो हो सकती है जल्दीबाजी के अंदर, और हमेशा यही होता है जो भी आप ना निकालते हैं और जो पहला ऑप्शन होता है वो हमेशा लगभग आप मान के चलो कि अगर कोई भी प्रश्न आप कर रहे हैं एग्जाम के अंदर और पहला आंसर मिल गया ना, तो आप ये मान के चलो कि लगभग 98% आपका गलत है। और यही हमने यहाँ पर वो किया है, क्योंकि ये देखिए एस का मान निकाला है हमने, और ये देखिए एस तो यहाँ पर है ना, 2 की पावर के अंदर लिखा हुआ है, तो आपके पास क्या आएगा 2 की पावर 1 आएगा। 2 की पावर 1 लिखेंगे तो ये देखिए आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2 आएगा, है ना। ये थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना है कि प्रश्न पूरा कर लिया और लास्ट में टिक करते वक्त तो ये गलती हो नहीं करनी है, जैसे हमने यहाँ पर किया। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए ना, 2 कैसे है, क्योंकि ये देखिए आपके पास इसकी जो 2 की पावर वाली है ना सर, इसको हमने एस के बराबर माना था, और इस एस का मान हमने क्या निकाल लिया 1 निकाल लिया, तो इसकी जगह ही तो लिखेंगे। तो 2 की पावर क्या आएगा 1, और 2 की पावर 1 का मान कितना होता है 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप भी ध्यान रखना। फिर ये देखिए आगे वाला प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न मैंने आपको थ्योरी के अंदर वो नहीं करवाए थे, लेकिन 9th-10th वाला जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर भी दे रखे हैं, तो वहाँ पर भी हम पढ़ने वाले हैं। और इसे 1-2 प्रश्न यहाँ पर ऐसा सैनिक बुक के अंदर वो दे रखे हैं, तो आपको ये है ना जीपी के तरीके से नहीं करना है, इसका शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट आपको ध्यान में रखना है, और उससे एकदम आसानी से ये प्रश्न आप कर लेते हैं, है ना, भिन्नात्मक रूप के अंदर चेंज करने वाले। तो देखिए इसको करने का जो तरीका क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको संख्या दे रखी है ना, वो संख्या ऐसी की ऐसी आप वो लिख दो। तो यहाँ पर आपके पास क्या है 2357 है। फिर आप क्या करेंगे, इसमें से है ना, इसमें से जिसके ऊपर बाहर नहीं लिखा हुआ ना वो संख्या आपको माइनस करनी है। तो यहाँ पर 2 के ऊपर बाहर नहीं है तो माइनस का 2। फिर नीचे आपको क्या लिखना है, पॉइंट के आगे है ना जितने भी संख्या है उसके ऊपर बाहर लिखा हुआ है, वो संख्या उतनी बार आप क्या लिख दो 9 लिख दो। तो ये देखिए 3 संख्या है, तीनों के ऊपर क्या है बार है, तो 3 बार आप क्या लिख दो 9 लिख दो, है ना। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा 2357 में से आप 2 घटाएंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2355, और नीचे क्या आ जाएगा 999। ये आपके पास क्या है, राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मान लीजिए इसकी जगह जैसे आगे है ना 2-3% मैंने और लिखे हैं, तो आगे देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है 0.423 का भिन्नात्मक मान वो पूछा है। तो क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपको संख्या दे रखी है उसको ऐसा कैसा लिख दो 423। ठीक है, फिर इसमें से क्या घटाना है, जिसके ऊपर बाहर नहीं है ना वो अक्सर आपको घटाना। तो 4 के ऊपर वो बाहर नहीं लगा हुआ, तो 4 आपने घटा दिया। फिर नीचे आपको क्या लिखना है, पॉइंट के आगे जितने भी नंबर हैं उनके ऊपर बार लगा हुआ ना उतने आप क्या लिख दो 9 लिख दो। तो ये देखिए 2 संख्या 2 के ऊपर क्या है बार है, तो 2 आपने क्या लिख दिया 9 लिख दिया। फिर जितने भी अक्षर हैं जिसके ऊपर बार नहीं है उतने क्या लगा दो 0 लगा दो। तो यहाँ पर ये देखिए एक नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो एक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 423 में से आप 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 419, और नीचे क्या आ जाएगा 990 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास क्या राइट आंसर है। अगर ये देखिए तरीका लिखना चाहूँ ना तो आप तरीका है वो लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज के अंदर, मैं यहाँ पर वो बोल के बता देता हूँ। तरीका क्या है, इस प्रकार के अगर आपके पास आ जाए और जो भिन्नात्मक रूप आपको चाहिए, तो ये देखिए सीधा शॉर्टकट तरीका है, जो भी संख्या दे रखी ना उस संख्या को ऐसा कैसा लिख दो। फिर आपको जितने जो संख्या हैं जिनके ऊपर बार नहीं है ना वो आपको टोटल में से घटानी है। जैसे यहाँ पर 4 है, 4 के ऊपर बार वो नहीं लगा हुआ, तो ये देखिए -4। ठीक है, फिर नीचे जो 9 है या फिर 0 वो किस प्रकार से लिखना है कि जितने भी पॉइंट के आगे जितने भी नंबर हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ ना उतनी बार तो क्या लिखना है आपको 9 लिखना है, और जितनी संख्या जिनके ऊपर बार नहीं है उतनी आपको क्या लगाने हैं 0 लगाने हैं। ठीक है, जैसे आगे वाला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए 0.437 इसका भिन्नात्मक रूप पूछा है, तो किस प्रकार करेंगे 0.437। ठीक है, तीनों जो नंबर हैं उन सब का क्या हो रहा है बार बार रिवीजन है वो हो रहा है ना, रिपीट हो रही है बार बार। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो टोटल है वो संख्या लिख देंगे 437। ठीक है, और इसमें से जो भी है ना संख्या वो रिपीट नहीं हो रही है उसको आपको घटाना है, तो कोई नंबर ऐसा नहीं है तो -0। ठीक है, फिर नीचे आप 9 हो कितनी बार लिखेंगे, जितनी भी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है उतने आप क्या लिख दो 9 लिख दो। तो ये देखिए 3 संख्या तीनों का रिपीटेशन हो रहा है तो 3 बार क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये देखिए आपके पास वो आंसर क्या आएगा 437/999। ये क्या आपके पास राइट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है, अपनी लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा लिख लीजिए अगर याद नहीं है, बाकी एकदम नॉर्मल है। इस प्रकार का प्रश्न आपको एक तो देखने को मिलता ही मिलता है ना, सेकंड ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न तो आता ही आता है। फिर ये देखिए आगे वाला प्रश्न, यहाँ पर ये प्रश्न मैं बाद में लिख दूंगा। ठीक है, इसको करते हैं पहले।
एक प्रश्न है यहाँ पर, ये लिखा हुआ नहीं है वरना लिख लेता हूँ ना, साथ के साथ पहले ये कर लेंगे उसके बाद ये आगे वाला प्रश्न कर लेंगे। तो इसको मैं लिखता हूँ। तो ये देखिए ये प्रश्न है ना, ABC समांतर श्रेणी में है, BCD गुणोत्तर श्रेणी में है तथा CD है वो क्या है, हरात्मक श्रेणी में है। तो AC पूछा आपको है ना, AC है वो किस में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे या गुणोत्तर श्रेणी में होंगे या फिर हरात्मक श्रेणी में होंगे। आपने देखा होगा कि लगभग मैंने इसी प्रकार के प्रश्न वो ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि इसके अलावा जो प्रश्न है ना वो सब मैं आपको थ्योरी के अंदर करवा चुका हूँ, तो उनका बार बार रिविजन करना मेरे हिसाब से है ना उचित है नहीं। आप वो आराम से कर लेते हैं, वहाँ पे हमने एकदम बढ़िया से वो सीखा भी था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वो वीडियो दोबारा से देख लेना। इस प्रकार के प्रश्न मैंने आपको थ्योरी में वो कम करवाए थे। तो एसआर सैनी बुक के अंदर जो भी इस प्रकार के प्रश्न दे रखे हैं वो सभी मैं यहाँ पर वो लेकर आ रहा हूँ, और लगभग 15-16 प्रश्न मैंने लिखे हैं, जिसमें से शायद 8-7 प्रश्न तो इसी प्रकार से है ना, और एक आध प्रश्न एग्जाम में मिलेगा भी मिलेगा आपको। तो देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले जो भी आपको दे रखा है ना उसको वापस से यहाँ पर वो लिख दीजिए। तो ABC है वो समांतर श्रेणी में दे रखे हैं है ना, पर्सन के अंदर वो दे रखा है। तो ये देखिए पर्सन से हम लिख लेते हैं, पर्सन से आपको क्या दे रखा है, ABC समांतर श्रेणी में, तो परिभाषा हम लगा देते हैं। तो आपके पास ये देखिए क्या आ जाएगा, 2B बराबर A प्लस सी है वो आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, B बराबर A प्लस सी बटा 2 हो लिख सकते हैं। फिर आपको ये देखिए BCD गुणोत्तर श्रेणी में दे रखा है, तो BCD अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, बीच वाले का क्या करते हैं, स्क्वायर है। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, C स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए आगे आपको क्या दे रखा है, CD है वो हरात्मक श्रेणी में दे रखे हैं। तो देखिए हमने देखा था अगर तीन संख्याएं ABC अगर हरात्मक श्रेणी में है तो इसको हम क्या लिखते हैं, आपके पास B है ना, बीच वाले है, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 2AC, और नीचे क्या आ जाएगा A प्लस सी आ जाएगा। अब ये देखिए ये परिभाषा हम इसके अंदर लगाते हैं, तो यहाँ पर आपके पास वो क्या आ जाएगा, D बराबर 2CE, और नीचे क्या आ जाएगा C प्लस E है वो आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास समीकरण नंबर 1 है, ये आपके पास समीकरण नंबर 2 है, ये आपके पास क्या है, समीकरण नंबर 3 है। तो देखिए आपको उत्तर वो किस में चाहिए, A C और E में चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए इस समीकरण के अंदर समीकरण नंबर 1 के अंदर आपके पास है वो B का मान है, समीकरण नंबर C के अंदर आपके पास C B और D है, और समीकरण नंबर 3 के अंदर आपको किसका मान है, D का मान है, वो C और E के पदों में है वो दे रखा है। तो हमको A C E का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 से B का मान और समीकरण नंबर 3 से वो D का मान समीकरण नंबर 2 के अंदर वो लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है। इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से आपके पास वो क्या आएगा, ये देखिए C स्क्वायर बराबर, और B का मान आपके पास क्या है, A प्लस सी बटा 2 है ना, और इसी प्रकार से आपके पास D का मान है वो क्या है, 2CE, और नीचे आपके पास क्या है, C प्लस E है। अब ये देखिए यहाँ पर आपके पास C है, एक मिनट ये देखिए अलग पेन से, ये देखिए इस साइड क्या है, C स्क्वायर है, और इस साइड आपके पास क्या है, C है। तो ये देखिए C से C हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। इसके बाद आप करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आपके पास ये देखिए C है और C प्लस E, ठीक है। और इस साइड आपके पास ये देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, 2 से 2 काट दिया, और C स्क्वायर जो C है उससे ये C है वो काट दिया। तो इस साइड आपके पास क्या बचेगा, E, और साथ में क्या है, A प्लस सी है। इसको आप ये देखिए ओपन करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, C स्क्वायर प्लस C, इसी प्रकार से इस साइड आपके पास EA प्लस EC, ठीक है। तो ये देखिए C और इस साइड भी क्या है C, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, C स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगा, AE बच जाएगा। और ये कंडीशन वो किसकी होती है, गुणोत्तर श्रेणी की होती है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि ACE हैं वो किसके अंदर होंगे, R इन GP है ना, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तो ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 20 सेकंड का प्रश्न है, कुछ भी नहीं करना है। अगर ये चीज़ आपको दे रखी है ABC समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी की कंडीशन हमने लगा दी 2B बराबर A प्लस सी। फिर आपको BCD गुणोत्तर श्रेणी में दे रखे तो हमने गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा लगा दी कि C स्क्वायर बराबर क्या आएगा, BD आएगा। फिर आपको CD हरात्मक श्रेणी में दे रखे हैं तो हमने हरात्मक श्रेणी की वो परिभाषा लगा दी कि D बराबर 2C अपॉन C प्लस सी। फिर आपको निकालना क्या है, A C और E का मान निकालना था। तो हमको क्या चाहिए, ACE के अंदर वो समीकरण चेंज करनी है। तो हमने क्या किया, C स्क्वायर बराबर BD है तो B का मान समीकरण नंबर 1 से लिख दिया, और D का मान समीकरण नंबर 3 से वो लिख दिया। तो आपके पास A C और E के अंदर वो कंडीशन आ गई, और वो कंडीशन किसकी है, गुणोत्तर श्रेणी की है। तो ऑप्शन नंबर B आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये देखिए ये सेम टू सेम आपके SR सैनी बुक के अंदर वो प्रश्न दे रखा है ना, एग्जाम्पल वो दे रखा है कि 5 संख्याएं ABCD और E इस प्रकार से हैं कि ABC है वो समांतर श्रेणी में है, BCD है वो गुणोत्तर श्रेणी में है, CD है वो हरात्मक श्रेणी में है। फिर आपको यहाँ पर वो मान दे दिया है ना, A बराबर मान दे दिया, E बराबर मान दे दिया, और BCD इन तीन के मानों वो आपसे पूछ लिए। तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न है, सेम टू सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दे दिया, ABC है वो समांतर श्रेणी में, तो आपके पास क्या आएगा, B बराबर A प्लस सी बटा 2 आएगा, ठीक है। अब ये देखिए
इसके अंदर तो आपको ए का मान, बी का मान, सी का मान इस प्रकार का कोई भी मानो नहीं दे रखा था, ना आपसे मानो पूछा था। आपको यहाँ पर एपी, जीपी और एचपी दे रखे थे, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर 1 मिनट डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। ये देखिए आपके पास है, सबसे पहले हमने हाँ तो दोस्तों ये देखिए इस पर्सन के बारे में हम डिस्कशन वो कर रहे थे। वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि बंद करने के बाद वापस जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें आवाज़ में दिक्कत आ रही थी, है ना। तो ये देखिए फिर से वीडियो हो रिकॉर्ड किया है अब, है ना। तो ये देखिए जो इससे पहले वाला प्रश्न था ना, ये 8 नंबर का, ये और ये 9 का जो प्रश्न है वो लगभग सेम है ना। इसके अंदर तो आपको ये पूछा गया था कि ए सी है वो समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, कौन सी श्रेणी में होंगे। और यहाँ पर आपको बी, सी और डी के मान वो पूछे हैं, है ना। सेम टू सेम पीछे वाला जो प्रश्न है और ये प्रश्न लगभग एक जैसे हैं। उसी तरीके से ये प्रश्न होगा और लास्ट में आपके पास वो बी, सी, डी के मानव निकल जाएंगे। और इसके अंदर हमने ये पता लगाया था कि ये कौन सी श्रेणी में होंगे ना, एपी में होंगे या जीपी में होंगे या एचपी में होंगे। तो देखिए सेम टू सेम तरीका है ना, फॉलो करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास ए, बी, सी, डी इस प्रकार है कि ए, बी, सी समांतर श्रेणी में है। तो ए, बी, सी अगर समांतर श्रेणी में होंगे तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, 2b बराबर ए प्लस सी, है ना। और या फिर आप क्या लिख सकते हैं, बी बराबर ए प्लस सी बटा 2 है वो लिख सकते हैं, ठीक है। बी बराबर ए प्लस सी बटा 2, ये तो आपके पास क्या है, समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है कि बी, सी, डी है वो गुणोत्तर श्रेणी में, तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या है, समीकरण नंबर 2 है। और फिर लास्ट में आपके पास लिखा हुआ है कि सी, डी, ई है वो हरात्मक श्रेणी में भी हैं, तो यहाँ से आपके पास वो डी का मान क्या आ जाएगा, 2CE अपॉन सी प्लस ई, ठीक है। इतना काम हमने जो पीछे वाला प्रश्न था उसके अंदर भी किया था। इसके बाद ये देखिए आपके पास ए का मान दे रखा है, ई का मान वो दे रखा है ना। और बी, सी, डी के मान चाहिए, तो सेम टू सेम है ना। इक्वेशन 1 ये देखिए, इक्वेशन बाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3 है ना, तीनों से हम क्या करते हैं, 1 व 2 से बी तथा डी का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो आपके पास ये देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक स्टेप और लिख देते हैं, सी स्क्वायर और बी का मान आपके पास क्या है, ए प्लस सी बट्टा 2, ठीक है। और फिर ये देखिए आपके पास डी का मान वो कितना है, 2CE अपॉन सी प्लस सी, ओके। फिर वही सेम टू सेम चीज़, ये देखिए सी से सी हो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ये देखिए सी स्क्वायर है, यहाँ से एक सी से ये एक सी है वो कैंसिल आउट, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट। तो आपके पास ये देखिए क्या बचेगा, सी बराबर ए प्लस सी, है ना। और साथ में आपके पास है ई, और नीचे आपके पास क्या है, सी प्लस ई। अब ये देखिए आपको 2 चीज़ें वो दे रखी हैं ना। ये देखिए एक तो आपको क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा है, एक आपको ई का मान दे रखा है, तो यहाँ पर वो लिख दीजिए। तो आपके पास ये देखिए साथ में हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो सी और यहाँ पर सी प्लस ई आएगा, तो ई का मान आपके पास क्या है, 18 है, ठीक है। इसी प्रकार ए का मान आपके पास क्या है, 2 है प्लस सी, और साथ में ई का मान आपके पास क्या है, 18 है, ठीक है। अब ये देखिए कोष्टक को ओपन करते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर प्लस 18C बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 36, और प्लस में क्या आ जाएगा, 18C आ जाएगा। तो वापस से देखिए 18C से 18C है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से सी स्क्वायर बराबर 36, तो सी का मान आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 6 है वो आ जाएगा, ओके। अब देखिए सी का मान आपने निकाल लिया, समीकरण नंबर 1 के अंदर रखेंगे। ए का मान आपको प्रश्न के अंदर वो दे रखा है ना, और सी का मान आपने निकाल लिया, तो आपके पास किसका मान आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ये देखिए बाई इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ से b बराबर आपके पास क्या आएगा, a प्लस सी बटा 2। ए का मान तो प्रश्न में आपको दे रखा है 2, और सी का मान आपने निकाला है, तो ये देखिए प्लस का 6 बटा 2, और यहाँ से आपके पास वो b का मान कितना आ जाएगा, 6 और 2 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये देखिए b का मान आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। इसी प्रकार से इक्वेशन 3 से आप वो देखेंगे तो ये देखिए e का मान आप तो आपको दे रखा है, c का मान आपने निकाल लिया, तो d का मान आप निकाल सकते हैं, या फिर इक्वेशन नंबर 2 से भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए इक्वेशन 2 से थोड़ा सा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो बाई इक्वेशन 2 सी स्क्वायर का मान आपके पास क्या है, 36 है, ठीक है। और ये देखिए b का मान आपने निकाला है 4, और यहाँ से d का मान आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है वो सही है ना। b का मान सबसे पहले लिखना है, तो b का मान आपके पास क्या है, 4 है। ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी में माइनस के अंदर दे रखे हैं तो ये भी नहीं होगा। तो ये देखिए या तो b होगा या फिर c होगा। 4 है, फिर c का मान आपके पास क्या है, प्लस का 6 या फिर माइनस का 6, तो प्लस का 6, और फिर d का मान आपके पास क्या है, यहाँ पर 9 है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा। एक बार आप ये भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर बी वो मिल गया, मतलब ये ऑप्शन वो सही है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अगर आप c बराबर वो माइनस का 6 लेंगे, तब आपके पास ये देखिए क्या आएगा, c बराबर आप माइनस 6 लेंगे, तो यहाँ से b का मान आपके पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस का 6 बटा 2, तो एक तो मान आएगा आपके पास माइनस का 4। तो b का मान यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, माइनस का 2 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी है वो नहीं होगा, ठीक है। ये भी हो सकता है, क्या पता है ना, माइनस अगर c बराबर माइनस का 6 लेंगे तब भी तो आपको ऑप्शन और राइट मिल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एकदम आसान है, और इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा रहती है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर ये देखिए एकदम से आसान प्रश्न है यहाँ पर,
श्रेणी आपको दे रखी है 8 + 88 + 888 के n पदों का योग पूछा है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न मैंने आपको थ्योरी के अंदर भी करवाए थे और मैंने आपको साफ बताया था अगर n किसी भी प्रश्न में आ जाए तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सा तरीका है n = 1 लिख कर रखा है, ऑप्शन चेक कर लो। यहाँ पर जैसे पदों के योग की बात कर रही है, n = 1 लेंगे तो आपके पास आंसर क्या मिलना चाहिए, एक पद का योग मतलब 8 वो मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 को हम चेक करते हैं n = 1 लिख के, तो 8/81, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 की पावर n+1 मतलब 1 + 1 2, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, ठीक है। माइनस के अंदर 9, प्लस के अंदर 10, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये देखिए 100 और 10 110, 110 में 9 उठाएंगे तो 101, और यहाँ से आपके पास 8 वो नहीं आ रहा है, आपको कैलकुलेशन पूरी करने की आवश्यकता नहीं है, 8 उत्तर नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वो नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर बी को आप चेक करेंगे तो यहाँ से भी आपके पास ये देखिए 8/81, 10 माइनस के अंदर 9 माइनस के अंदर 10, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये देखिए 10 में से 10 वो घट जाएगा, और यहाँ पर आपके पास वो 10 उत्तर नहीं आ रहा है, सॉरी 8 वो नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर ये देखिए ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं तो 8/81, और यहाँ पर आपके पास 10 की पावर n+1 मतलब 10 की पावर 1 + 1 2, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, माइनस के अंदर 9 और माइनस के अंदर 10, तो यहाँ से आपके पास ये देखिए इसको आप सरल करेंगे तो 8/81 और 100 में से आप 19 घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा 81 आएगा, 81 से 81 आपने काट दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। और 8 ही आपको चाहिए, तो नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आपके पास क्या आ जाएगा राइट आंसर है वो हो जाएगा, ठीक है। 99.99% संभावना यही रहती है कि n वाले जो प्रश्न है वो n = 1 रखने पर आपके पास वो उत्तर एक ही आता है, लेकिन बाई चांस मान लीजिए यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाए ऑप्शन नंबर डी में नन की जगह कुछ लिखा हो और उससे भी अगर आंसर क्या आ रहा है 8 आ रहा है, फिर आप क्या लेंगे COD में से n = 2 लिखे हो चेक करेंगे, और n = 2 लिखेंगे तो श्रेणी के 2 पदों का योग आएगा, मतलब 88 और 8 का योग करेंगे तो आपके पास 96, अगर ऑप्शन नंबर सी से मिले तो सी हो जाएगा, अगर डी से मिले तो डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। n = 2 से 100% संभावना रहती है, और n = 1 में आप सबको पता है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है, तो आपको सबसे पहले n = 1 से ही चेक करना है कि 99.99% संभावना रहती है कि n = 1 से ही आपके पास आंसर वो मिल जाता है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ओके। इसके बाद ये देखिए आपके पास अगला प्रश्न है 100 तथा 10,000 के मध्य n³ n बिलोंग्स टू n है ना, प्राकृत संख्या रूप वाली सभी संख्याओं का योग है वो पूछा गया है। तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे, आपको क्या पूछा है एक बार वापस से प्रश्न को पढ़िए कि 100 से तो बड़ी होनी चाहिए और 10,000 के छोटी होनी चाहिए, इसके अंदर घन वाली जो संख्या है ना उन सभी का योग आपसे पूछा है। मतलब आप देखेंगे तो ये देखिए 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन आपके पास 27 हो जाएगा ना, और फिर 4 का घन आपके पास 64 हो जाएगा, 5 का घन आपके पास क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। मतलब आपको प्रश्न के अंदर 5 की घात 3 से लेकर उसके बाद 6 की घात 3 फिर 7 की घात 3, और यहाँ पर आप देखेंगे ना तो 10,000 से जो बिल्कुल छोटी संख्या है घन के रूप में वो क्या होती है 21 का घन होती है ना। 21 का घन वो किसके बराबर होता है, 21 का घन है वो 9,261 के बराबर होता है। 22 का घन वो 10,000 से प्लस हो जाएगा, ये तो ये देखिए आप रटने वाली चीज़ है ना, ये तो कोई समझने लायक चीज़ है नहीं, समझने वाला तो प्रश्न है, तो ये आपको थोड़ा सा वो ध्यान रखना होगा। इसके बाद ये देखिए 21 की घात 3, ये इन सब का योग आपसे पूछा गया प्रश्न के अंदर है ना, ये चीज़ आपसे पूछी गई है कि 5 के घन से लेकर 21 के घन तक सभी का आप योग करेंगे तो आपके पास कौन सी संख्या आएगी 55,216 आएगा, या फिर 53,261 आएगा, या फिर 51,261 आएगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये देखिए इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे, एकदम आसान प्रश्न है, फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न मैंने थ्योरी के अंदर वो नहीं करवाया था, तभी मैंने ये प्रश्न वो यहाँ पर वो शामिल किया है। तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखिए आपके पास क्या है प्राकृत संख्याओं के घनों के फॉर्मूला है आपके पास है ना, 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3, इसी प्रकार n की घात n, इसका n की घात 3, इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था ना प्राकृत संख्याओं के घन का फॉर्मूला क्या था n × n+1 है ना, नीचे क्या आता है 2 आता है, और इससे टोटल का क्या आता है स्क्वायर आता है। ये फॉर्मूला हमने लिखा था प्राकृत संख्याओं के योग का, प्राकृत संख्याओं के वर्ग के योग का और प्राकृत संख्याओं के घन के योग का, तीनों फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे। अब ये देखिए ये फॉर्मूला आप कब यूज कर सकते हैं, जब 1 से 2 संख्या शुरू हो है ना, तो यहाँ पर आपके पास शुरुआत हो कहाँ से हो रही है 5 से शुरुआत हो रही है, तो हम क्या करेंगे इसको 1 से वो लिख देते हैं है ना। ये देखिए 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3, और ये संख्या कहाँ तक जाएगी 21 की घात 3 तक जाएगी, और इसमें से हम क्या कर देते हैं 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस 4 की घात 3, और ये आप हैं वो क्या कर देंगे इसमें से घटा देंगे, तो आपके पास कौन सी संख्याओं का योग बच जाएगा, ये ऊपर वाली जो प्रश्न आपसे पूछा गया है इन सब संख्याओं का योग है वो बच जाएगा। हमने क्या किया है फॉर्मूला लगाने के लिए है ना, फॉर्मूला लगाने के लिए हमने क्या किया है 1 से शुरुआत कर दी 21 के घन तक,
और इसमें से 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन है वो घटा दिया, तब आपके पास क्या बच जाएगा, 5 के घन से लेकर 21 के घन तक की संख्याओं का योग है वो बच जाएगा। ठीक है, अभी देखिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं तो n का मान क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो 21 गुणा 22, नीचे क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और इसका टोटल क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आपके पास वो क्या आएगा, है ना, n बराबर क्या है, 4 है, तो 4 गुणा 5 और नीचे क्या आएगा, 2, और इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अभी देखिए इसको आप सरल करेंगे तो आपके पास 21 गुणा 2 से 22 कट जाएगा 11 बार, है ना, इसका स्क्वायर है। और माइनस के अंदर यहाँ पर ये देखिए 2 से काट देंगे तो 5 गुणा 2 10, 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखिए इसको है ना स्क्वायर करेंगे और इसमें से 100 घटाएंगे तो आपके पास ये कैलकुलेशन आप कर लेना, इसका जो राइट आंसर हो क्या आएगा आपके पास 53,261, है ना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर है वो हो जाएगा। तो कई बार इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ना वैसे आसान है, लेकिन इस प्रकार इस फॉर्मूले के ऊपर आधारित ऐसा प्रश्न वो नहीं करवाया था थ्योरी में, तब ये मैंने प्रश्न वो यहाँ पर शामिल किया है। ओके, इसके बाद ये देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है, यदि XYZ गुणोत्तर श्रेणी के अंदर आपको दे रखे हैं तो आपके पास वो पूछा क्या है, 1/1 प्लस ln x, है ना, इसका मतलब है log x, है ना, 1/1 प्लस log y, और साथ में क्या है 1/1 प्लस log z। ये कौन सी के अंदर होंगे, मतलब AP में होंगे, GP में होंगे या HP में होंगे। तो देखिए इस प्रश्न को आप वो कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, XYZ और गुणोत्तर श्रेणी में दे रखे हैं। तो XYZ गुणोत्तर श्रेणी में दे रखे हैं तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, y² बराबर किसके बराबर आएगा, अक्स जेड के बराबर आएगा। ये किसकी कंडीशन है, गुणोत्तर श्रेणी की कंडीशन। अगर 3 संख्या गुणोत्तर श्रेणी में है ABC, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, 20 वाले का जो स्क्वायर है वो आसपास वाले के क्या होगी, गुणा के है वो बराबर होता है ना, ये आपको पता है। इसके बाद ये देखिए आप हो यहाँ पर क्योंकि लोग के अंदर दे रखा है ना, तो इसका क्या ले लेंगे, लोग है वो ले लेंगे। तो आपके पास क्या आएगा, ये देखिए लोग y का स्क्वायर बराबर किसके आएगा, लोग एक्स जेड। ठीक है, लोग एक्स जेड। अब ये देखिए लोग की प्रॉपर्टी से 2 क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, तो 2 लोग y, और ये किसके बराबर आ जाएगा, लोग x प्लस लोग z, है ना, इसके बराबर आ जाएगा। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास ये देखिए 2 लोग y बराबर लोग x प्लस लोग z है। अब आपके पास ये देखिए आपको ये बनाना है ना, ये आपसे पूछा गया है तो ये आपको बनाना है, और ये बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक वो जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 प्लस लोग x है, 1 प्लस लोग y है, 1 प्लस लोग z है। तो यहाँ पर भी हम क्या बनाते हैं, 1 प्लस लोग x, 1 प्लस लोग z, 1 प्लस लोग y है वो बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड, है ना, यहाँ पर भी 1 प्लस करना पड़ेगा और लोग जेड के अंदर भी 1 प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, 2 है वो जोड़ देते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 2 प्लस 2 लोग वाई, ठीक है, 2 तो इस साइड जोड़ दिया और 2 ही इस साइड जोड़ देंगे। इस साइड है वो कैसे जोड़ेंगे, 1 प्लस लोग एक्स, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1 प्लस लोग जेड आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस साइड भी 2 जोड़ दिया और इस साइड भी 2 है वो जोड़ दिया, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 है आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास ये देखिए 2 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस लोग वाई, और ये किसके बराबर आएगा आपके पास, 1 प्लस लोग एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस लोग जेड के है वो बराबर आ जाएगा। ठीक है, इतना आपने वो कर लिया। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, ये देखिए, है ना, 2 1 प्लस लोग वाई और बराबर क्या आ रहा है, 1 प्लस लोग एक्स प्लस 1 प्लस लोग जेड। अब ये देखिए थोड़ा सा आप है यहाँ पर, 1 मिनट, ये देखिए कैसे नहीं चल रहा है, हैंग हो रहा है, 1 मिनट। ठीक है, तो ये देखिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 मिनट, सॉरी, वन प्लस लोग एक्स, सॉरी लोग जेड। ठीक है, अभी देखिए आपके पास अगर 3 संख्याएं क्या हो, ABC, अगर AP के अंदर है ना, AP के अंदर है, तो आपके पास वो क्या आता है, 2B बराबर क्या आता है, A प्लस C आता है। तो बिल्कुल अगर A की जगह आपके पास क्या हो, 1 प्लस लोग एक्स हो, B की जगह आपके पास 1 प्लस लोग वाई हो, और C की जगह अगर 1 प्लस जेड है, तो आप क्या लिखेंगे, यही तो लाइन आएगी आपके पास, है ना। अगर आपके पास ये देखिए जैसे ऊपर वाली हमने जो कंडीशन लिखी है यहाँ पर ABC अगर समांतर श्रेणी में है, तो आपके पास क्या होता है, 2B बराबर A प्लस C आता है। तो अगर A का मान आपके पास क्या हो, 1 प्लस लोग एक्स, B का मान आपके पास क्या हो, 1 प्लस लोग वाई, और C का मान अगर 1 प्लस लोग जेड है, तो आपके पास यही तो लाइन आएगी। तो इसको मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस लोग एक्स, है ना, 1 प्लस लोग एक्स, 1 प्लस लोग वाई, ठीक है, 1 प्लस लोग वाई, और साथ में क्या आ जाएगा, 1 प्लस लोग जेड। कौन सी श्रेणी में है, R इन AP, है ना, R इन AP, मतलब ये सब क्या है, समांतर श्रेणी में। तो इनका उल्टा करेंगे तो किसके में हो जाएंगे, ऋणात्मक श्रेणी में हो जाएंगे। और यहाँ पर उल्टा ही तो लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या है, उल्टा ही तो लिखा हुआ है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/1 प्लस लोग एक्स, इसलिए, है ना, यहाँ पर इसलिए भी लगा सकते हैं 1 प्लस लोग एक्स, 1/1 प्लस लोग वाई। ये देखिए थोड़ी सी जगह कम है ना, वैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। और 1/1 प्लस लोग जेड, ठीक है, R इन किस में होंगे, R इन HP,
ठीक है, हरात्मक श्रेणी में होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के ये देखिए इनका तरीका यही होता है, इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। अब आपको कैसे मालूम चलेगा, प्रश्न है वो नए नहीं बनाए जाते हैं। आप सबको पता है एग्जामिनर इतनी ज़्यादा मतलब बिल्कुल भी नहीं करेगा, कोशिश ही नहीं करता है, वो एसआर सैनी से प्रश्न उठाता है। और इस बार जो आप देखेंगे जो मतलब 2022 वाला जो पेपर था उसमें जो स्कूल वाले प्रश्न वो हार्ड नहीं थे, लेकिन कम आए थे संख्या में। जैसे प्रश्न आने चाहिए थे 70 और आए 30-35, इसकी वजह से वो हार्ड लगा। और कॉलेज वाले पर्सन मैंने कोर्स शुरू किया था उस टाइम भी बता दिया था कि जेपीएच वाले पर्सन है वो ऐसे कैसे एग्जामिनर ने उठा के दिए थे। तो जेपीएच वाले पर्सन जो भी इजी पर्सन है वो सब मैं आपको करवाऊंगा, और जो भी टफ पर्सन है, जो बड़े पर्सन है 2-2 3-3 पेज के जिनके सॉल्यूशन है, उनका सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। उनका डायरेक्ट आप पर्सन लिखो और डायरेक्ट सामने क्या लिखो, उत्तर लिखो, और सप्ताह में 2 बार रिवीजन वो कर दो। 500-600 मुश्किल से सवाल होंगे, अगर 15-20 बार आपने रिवीजन कर दिया तो ये सभी उत्तरों रटे जाएंगे। और आप सबको पता है सिलेक्शन लेना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, औरों से ज़्यादा मेहनत वो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। फिर ये देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर भी सेम टू सेम, किसी त्रिभुज एबीसी में यदि कोट ए कोट बी कोट सी समांतर श्रेणी में हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होंगे, एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में होंगे, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए इस प्रश्न को भी आप कैसे करेंगे, वही सेम टू सेम। सबसे पहले आपको कोट ए कोट बी कोट सी किस में दे रखे हैं, समांतर श्रेणी में दे रखे हैं। तो हम समांतर श्रेणी की वो परिभाषा लगा देते हैं, है ना। तो आपके पास क्या आएगा, कोट बी माइनस कोट ए, ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, कोट सी माइनस कोट बी के है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है, समान होता है समांतर श्रेणी में। अब ये देखिए कोट है तो कोट को हम किस में चेंज कर लेते हैं, कोस और साइन में चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए कोस बटा साइन, इसको आप लिख सकते हैं। तो कोस बी अपोन क्या आ जाएगा आपके पास, कोस साइन ए, सॉरी कोस बी अपोन क्या आ जाएगा आपके पास है, साइन बी आ जाएगा। ठीक है, कोट की परिभाषा लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, कोस ए अपोन क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, कोस सी अपॉन साइन सी, और माइनस के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, कोस बी अपॉन क्या आ जाएगा, साइन बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, जो भी आपको प्रश्न दे रखा था वो हमने समांतर श्रेणी की डेफिनेशन वो लगा दी, और फिर कोट को हमने साइन और कोस के अंदर वो तोड़ दिया। अब ये देखिए यहाँ पर आपको कोट है ना, कोट के अंदर तो दे रखा था कोण के अंदर, और आपको भुजाओं के अंदर संबंध के अंदर वो मतलब पूछा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर के अंदर वो क्या रिलेशन होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोज्या और ज्या का फॉर्मूला वो लगाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान में आ रहा है तो लास्ट टाइम हमने त्रिकोणमिति के अंदर जो टॉपिक हमने पढ़ तो लिया था, लेकिन बाद में आपके सिलेबस से वो हटा दिया था। जो आपका सिलेबस जारी किया था आरपीएससी ने, उसके अंदर आपको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, जो आपके त्रिभुज के है ना, भुजा और कोणों के मध्य संबंध वाला टॉपिक, पहले जो इससे पहले वाला जो सिलेबस था सेकंड ग्रेड का, उसके अंदर तो ये टॉपिक थे, लेकिन जो नया सिलेबस जारी हुआ था उसके अंदर ये टॉपिक है वो नहीं थे। लेकिन मैंने आपको करवा दिया था, इसलिए शायद आपके पास वो पढ़ाया हुआ है, उसको आपको छोड़ना है। लेकिन ये फॉर्मूला आपको देखना है, वहाँ पे हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, कोज्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, है ना, ज्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, प्रक्षेप सूत्र पढ़ते हैं। अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो वहाँ से हम क्या लगाएंगे, कोस ए का, कोस बी का, साइन ए का, साइन बी का, साइन सी का, कोस सी का, ये सब फॉर्मूले है वो यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको भुजाओं के अंदर वो समझ पूछा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वो किस में पूछे है ना। तो ये देखिए यहाँ पर हम कोज्या का फॉर्मूला और ज्या का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम लिखते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले आपके पास कोस के अंदर आप लगाएंगे तो कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी। अगर आप कोस में देख रहे हैं तो जो देखिए यहाँ पर बी लिखा हुआ ना, तो यहाँ पर बी तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। मतलब ये देखिए आपके पास क्या आएगा, जैसे थोड़ा सा त्रिभुज बना के समझा देता हूँ। ये देखिए ये आपके पास क्या है, जैसे ए है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, बी है, और ये आपके पास क्या है, सी है। ठीक है, ए के सामने की भुजा ए मान ली, है ना, इसकी लंबाई आपने सी मान ली, इसकी लंबाई आपने क्या मान ली, बी मान ली। तो अगर आपको ये देखिए कोस बी का फॉर्मूला है ना देखना है, तो आप क्या करेंगे, इसके साइड वाली जो भुजाएं है ना, इनका तो क्या करके स्क्वायर करके जोड़ देंगे, और इसकी जो सामने वाली भुजा ना, इसको आप क्या करेंगे, स्क्वायर करके वो घटाएंगे। तो ये देखिए आपके पास कोस बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस में क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा, और नीचे आपके पास जो भी आसपास वाली भुजाएं ना, ए और सी, इसको आप लिख देंगे तो 2ac आएगा। ठीक है, समझ गए ना कि आपके पास जैसे कोस बी का फॉर्मूला है, तो ये देखिए ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, जो इसके पास वाली भुजा है ना, इसको तो स्क्वायर करके जोड़ेंगे, और इसके सामने वाली भुजा की लंबाई इसको स्क्वायर करके घटाएंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, 2ac। ठीक है, इसी प्रकार आपके पास साथ में क्या आ जाएगा, साइन बी का फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, ये तो आसान है, साइन बी है, तो आपके पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, ज्या सूत्र आपके पास ए पोन साइन ए,
बराबर होता है बी अपॉन साइन बी और बराबर होता है सी अपॉन साइन सी, है ना। इसके बराबर आप कोई स्थिरांक ले लेते हैं के, तो साइन ए का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा ए के हो जाएगा, है ना। साइन बी का आपके पास बी के हो जाएगा और साइन सी का आपके पास क्या हो जाएगा सी के हो जाएगा। जहाँ पे के क्या है, कोई कॉन्स्टेंट है, लास्ट में हम कॉमन लेके वो काट देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लिखो तो आपकी इच्छा है, नहीं लिखो तो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर आपके पास ये देखिए साइन बी का आपके पास क्या आ जाएगा, कोई भी कॉन्स्टेंट ले लो, लास्ट में तो कटना ही है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था अनुपात में जो चीज़ें होती हैं वो लास्ट में कट जाती हैं, लिखो तो आपकी इच्छा है, नहीं लिखो तो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन बी का फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, के बी है वो आ जाएगा, ठीक है। के और साथ में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर माइनस के अंदर कोस ए का फॉर्मूला, तो ये देखिए दोनों भुजाओं लिख दो, है ना। माइनस के अंदर क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। अब जो भी बच गई उसको लिख दो, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, सी स्क्वायर, है ना। और प्लस में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, और माइनस में ए स्क्वायर है ही, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2bc, और साइन ए का फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, के ए है वो आ जाएगा, ठीक है। ए भुजा, है ना, ए क्या आएगी, भुजा की लंबाई, मतलब स्मॉल ए लिखते हैं, ओके। फिर बराबर कोस सी का फॉर्मूला आप वो लगा दीजिए, तो माइनस में तो क्या आएगा, सी स्क्वायर आएगा। अब जो भी बच गया उसको लिख दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 2ab, और साथ में साइन सी ज्या सूत्र से आप लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, के सी है वो आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का निशान, यहाँ पर क्या है कोस बी का फॉर्मूला, तो माइनस में बी स्क्वायर आएगा, जो भी बच गया उसको लिख दो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे आपके पास 2ac, और साथ में क्या आ जाएगा, के बी है वो आ जाएगा, ओके। अभी देखिए इसको सोल्व कर लेंगे तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ये देखिए जो भी कट रहा है उसको काट दीजिए। अब ये देखिए के मैंने बताया था ना, के है वो सब साइड है ना, के को कैंसिल आउट कर दो, तो ये देखिए इसमें भी के है, इसमें भी के है, इसमें भी के है ना, और इसमें भी के है, तो इसको तो आपने काट दिया। इसके बाद ये देखिए आप वो देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए दो भी है सब में, तो कॉमन लेके दो भी काट सकते हैं, तो ये देखिए दो काट दिया, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये देखिए और कौन सी चीज़ें कॉमन आ रही है, यहाँ से आप देखेंगे तो ए भी कॉमन आ रहा है, ये देखिए, है ना, और सी भी कॉमन आ रहा है और बी भी कॉमन आ रहा है। तो ए सी बी आपने कॉमन ले लिया, और इस साइड भी आप देखेंगे तो ए बी सी है वो कॉमन आ रहा है। तो देखिए ए बी सी आपने कॉमन लेके यहाँ से, और ये पूरी स्टेप क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, नीचे वाली स्टेप है ना। नीचे वाली ये देखिए ए बी सी, यहाँ पर भी क्या है आपके पास, ये देखिए ए बी सी है, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास क्या है, ए बी सी है, यहाँ पर भी आपके पास क्या है, ए बी सी है, और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, ए बी सी है। तो इसमें से आपने कॉमन ले लिया, इसमें से आपने कॉमन ले लिया, और दोनों साइडों को काट दिया, ठीक है। तो ये देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ वापस, ठीक है। ये देखिए इसको एक साथ ही काट देते हैं, ठीक है। ये देखिए कैंसिल आउट हो गए सब कॉमन लेके। अब आपके पास जो भी बचा है उसको लिख दीजिए। तो आपके पास ये देखिए ऊपर तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और इस साइड ये देखिए माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। इस साइड आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए इसके अंदर भी जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको काट दीजिए। तो आपके पास ये देखिए सी स्क्वायर प्लस का है, सी स्क्वायर माइनस का है ना। और इसके अलावा ये देखिए आपके पास से जो भी बच गया उसको लिख दीजिए। तो 2a स्क्वायर है, और माइनस के अंदर क्या है 2b स्क्वायर है, और इस साइड आपके पास ये देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। एक तो ये देखिए आपके पास से a स्क्वायर प्लस का, a स्क्वायर माइनस का, तो क्या बच गया, एक तो 2b स्क्वायर बच गया, और माइनस के अंदर क्या बच गया 2c स्क्वायर बच गया। अब वापस से देखिए दो है ना, कॉमन लेके काट देते हैं, तो दो आपने काट दिया, तो आपके पास वो क्या बचेगा, ये देखिए ए स्क्वायर और सी स्क्वायर इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आपके पास ये देखिए वैल्यू क्या आई, 2b स्क्वायर है वो किसके बराबर आया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये कंडीशन है वो किसकी है, समांतर श्रेणी की है। तो आप वो क्या लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर वो किसके अंदर है, एपी के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ज्यासूत्र को ज्यासूत्र याद है तो उसके मान रखें, और ये 10 सेकंड की कैलकुलेशन है और आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये कब ध्यान में आएंगे, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वो करेंगे तब ये चीज़ें वो ध्यान में आएंगी, है ना। ये देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, वो लगा लीजिए। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यदि दो संख्याएं है ना, दो संख्याओं के मध्य a1 a2 तो क्या है, दो समांतर माध्य हैं, g1 g2 क्या है, दो गुणोत्तर माध्य हैं, h1 h2 क्या है, दो हरात्मक माध्य हैं। तो इसका मान आपसे पूछा है a1 प्लस a2 अपॉन h1 प्लस h2 किसके बराबर है, ये आपके पास क्या दे रखे हैं, ऑप्शन है वो दे रखे हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ये देखिए सबसे पहले आपके पास दो संख्या है ना, दो संख्याएं मान लो आपके पास, तो माना संख्याएं ए बी, ठीक है, माना संख्याएं ए बी, माना संख्या आपने दो संख्या मान ली ए बी। अब दो संख्याओं के मध्य ये क्या है, दो समांतर माध्य हैं, तो दो संख्याओं के मध्य आप दो समांतर माध्य मानेंगे। तो ये देखिए ए और बी दो संख्या मान ली, और इन दोनों के मध्य आपने एक समांतर माध्य ए1 मान लिया, दूसरा समांतर माध्य आपने ए2 ले लिया, क्योंकि ये दो ही तो समांतर माध्य आपको प्रश्न के अंदर वो दे रखे हैं। अब ये देखिए ये क्या बनेगी, एक समांतर श्रेणी ही तो बनेगी, है ना। ये देखिए
A1 A2 B, ये क्या है आपके पास समांतर श्रेणी बनेंगे। तो ये देखिए समांतर श्रेणी है, ठीक है, समांतर श्रेणी में है, क्योंकि दोनों क्या है A1 A2 क्या है आपके पास समांतर माध्य हैं, तो इन दोनों के मध्य आप संख्याओं के मध्य दोनों लिखेंगे तो ये क्या बनेगी, एक समांतर श्रेणी तो बनेगी। अगर समांतर माध्य हैं तो समांतर श्रेणी वो बनाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, समांतर श्रेणी की वो परिभाषा लगाते हैं। तो आपके पास ये देखिए क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वो क्या रहता है, समान रहता है। तो आपके पास वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, A1 माइनस का A हो किसके बराबर आएगा, B में से आप क्या घटा देंगे, A2 है वो घटा देंगे, ठीक है। ये देखिए क्रमागत पदों का अंतर, सार्व अंतर की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या रहता है, हमेशा समान रहता है। तो A1 में से A घटाओ, इसका जो अंतर है वो किसके बराबर आएगा, B में से A2 घटाएंगे, इसके बराबर आएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये देखिए A1 और ये माइनस का A2 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का A2 हो जाएगा, और इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, A प्लस बी के वो बराबर आ जाएगा, ठीक है। A1 प्लस A2 का मान किसके बराबर आ गया, A प्लस बी के हो बराबर आ गया। इसको आपने समीकरण नंबर 1 को नाम दे दिया। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि दोनों संख्याओं के मध्य G1 तथा G2 क्या है, दो गुणोत्तर माध्य हैं। तो सेम टू सेम ये देखिए दो संख्या ले ली A और B आपने, और इन दोनों के मध्य एक गुणोत्तर माध्य आपने G1 लगा दिया, दूसरा गुणोत्तर माध्य आपके पास क्या है, G2 है, ठीक है। अब ये चारों मिलके क्या बनाएंगे, गुणोत्तर श्रेणी श्रृंखला वो बनाएंगे। तो ये देखिए ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है चारों, ठीक है। और यहाँ पर हम किसकी परिभाषा लगा देंगे, कॉमन रेशियो की वो परिभाषा लगा देंगे। तो कॉमन रेशियो की परिभाषा लगाएंगे तो देखिए क्रमागत पदों का जो अनुपात है वो क्या रहता है, समान रहता है गुणोत्तर श्रेणी में। तो G1 में अगर A का भाग देंगे या फिर B में आप G2 का भाग देंगे, दोनों का मान क्या आएगा, समान आएगा। तो यहाँ से आपके पास ये देखिए G1 G2 ये किसके बराबर आ जाएगा, AB के है वो बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसको आपने क्या नाम दे दिया, समीकरण नंबर 2 है वो नाम दे दिया, ठीक है। अब आगे देखिए आपके पास क्या है, H1 H2 क्या है, दो हरात्मक माध्य हैं। तो सेम टू सेम ये देखिए तीसरी चीज़ आपके पास क्या आएगी, दो संख्या आपने A और B मान रखा है, इन दोनों के मध्य ये H1 और H2 दो हरात्मक माध्य मान लिया। मतलब ये चारों मिलकर वो क्या बना रहे हैं कि हरात्मक श्रेणी वो बना रहे हैं, है ना, हरात्मक श्रेणी में है। अब हरात्मक श्रेणी में कोई अपना फॉर्मूला होता नहीं है, तो इसका उल्टा क्या है, आपके पास समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। तो आपके पास ये देखिए क्या आ जाएगा, इसको आप उल्टा करके लिख देंगे व्युत्क्रम रूप में। तो 1/A 1/H1 1/H2 और 1/B, ठीक है। ये आपके पास किस में हो जाएंगे, समांतर श्रेणी में हो जाएंगे, ठीक है, समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा वो लगा दीजिए, क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है, समान होता है। तो ये देखिए 1/H1 माइनस का 1/A वो किसके बराबर आएगा, 1/B माइनस 1/H2 के है वो बराबर आ जाएगा। और यहाँ से आपके पास ये देखिए 1/H1 प्लस 1/H2 ये किसके बराबर आएगा, 1/A प्लस 1/B के हो बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, ऊपर तो H1 प्लस H2 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, H1 H2 आ जाएगा। इसी प्रकार इस साइड भी आप देखेंगे तो ये देखिए AB एलसीएम आ गया, और ऊपर क्या आ जाएगा, A प्लस B है वो आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने समीकरण नंबर 3 है वो नाम दे दिया, ओके। ये आपके पास क्या है, समीकरण नंबर 3 है। अब ये देखिए आपको मान हो किसका निकालना है, आपको मान चाहिए A1 प्लस A2 अपॉन H1 प्लस H2 का है वो मान चाहिए, है ना, इसका मान आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर ये देखिए आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखिए इसको आप देखेंगे ना तीनों समीकरण को, समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 3 को आप देखेंगे तो यहाँ पर वो लिख दीजिए, थोड़ी सी अब जगह कम है, ये देखिए, ठीक है, बाई इक्वेशन 1 2 एंड 3 है ना, 1 2 एंड 3 तीनों समीकरण से आप देखेंगे तो ये देखिए आपके पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर H1 प्लस H2, नीचे आपके पास क्या है H1 H2 है, और ये देखिए A प्लस बी का मान समीकरण नंबर 1 से आप क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 लिख सकते हैं, ठीक है। और AB का मान समीकरण नंबर 2 से आप क्या लिख सकते हैं, G1 G2 है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना क्या आंसर हो चाहिए आपको। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको उल्टा करना है और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये देखिए आंसर मैं कहाँ पे लिखता हूँ, अब थोड़ा सा मिटाना ही पड़ेगा ना, जगह है नहीं कहीं पर भी, 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं अलग पेन से ताकि मिटाने की आवश्यकता ना हो ना। अभी देखिए आपके पास क्या बचा है, यहाँ पर आप देखेंगे ये देखिए अलग कलर से वो लिख रहा हूँ ना, आपके पास यहाँ से एक स्टेप ये आई है, H1 प्लस H2 अपॉन H1 H2 का मान वो किसके बराबर आया आपके पास है, A1 प्लस A2, ठीक है। और ये देखिए साथ में क्या है, G1 G2, इसके बराबर आपने वो निकाल लिया। अब ये देखिए इसका मान आपको चाहिए तो इसको एडजस्ट वो कर लीजिए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखिए A1 प्लस A2 है ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H1 H2 आ जाएगा इस साइड, तो H1 प्लस H2
और ये G1 G2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। G1 G2 अपॉन क्या आ जाएगा, H1 H2 है वो आ जाएगा। इसका मान ही तो आपको पूछा गया है। तो ये देखिए ऑप्शन वो मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन है वो राइट है। A1 + A2 अपॉन H1 + H2 का मान किसके बराबर आएगा, G1 G2 अपॉन H1 H2। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। एक बार वापस से वो देख लीजिए, है ना। सबसे पहले ये देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याओं के मध्य A1 A2 दो समांतर माध्य हैं, G1 G2 दो गुणोत्तर माध्य हैं, H1 H2 दो हरात्मक माध्य हैं, तो A1 + A2 अपॉन H1 + H2 का मान वो पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हमने क्या मान ली, दो संख्याएं मान ली, फिर आपको जो भी बोला है वो हमने लिख दिया, कंडीशन हमने लगा दी और आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये देखिए दो संख्या ले ली, उनके मध्य आपने जो समांतर माध्य दे रखे हैं वो लिख दिए, चारों मिलकर क्या बनाएंगे, समांतर श्रेणी बनाएंगे। तो समांतर श्रेणी की हमने परिभाषा लगा दी, है ना। क्रमांकित पदों का अंतर क्या होता है, समान होता है। वहाँ से आपके पास A1 + A2 का मान किसके बराबर आ गया, A + B के बराबर आ गया। फिर G1 G2 दो गुणोत्तर माध्य आपको प्रश्न में है वो दे रखे हैं, तो चारों मिलकर गुणोत्तर श्रेणी बनाएंगे। तो हमने गुणोत्तर श्रेणी की कंडीशन वो लगा दी कि क्रमांकित पदों का जो अनुपात होता है वो समान होता है। तो वहाँ से आपके पास G1 G2 का मान किसके बराबर आ गया, AB के बराबर आ गया। फिर आपके पास ये देखिए क्या बोला हुआ है, H1 H2 दो हरात्मक माध्य हैं। तो ये देखिए आपके पास क्या आ गया, A H1 H2 B क्या है, हरात्मक श्रेणी में, और इसका आप व्युत्क्रम क्या आ जाएगा, समांतर श्रेणी में आ जाएगा। फिर हमने समांतर श्रेणी की कंडीशन लगा दी, क्रमांकित पदों का अंतर वो क्या होता है, समान होता है, और वहाँ से देखिए आपके पास क्या आ गया, आंसर वो आ गया। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। फिर ये देखिए अगला प्रश्न आपके पास क्या है, यदि log 2 की पावर x - 1 log 2 की पावर x + 3 समांतर श्रेणी में है, तो x का मान आपसे पूछा गया है और ऑप्शन आपको दे रखे हैं 5/2, है ना, log 2 की पावर 5, log 3 की पावर 2 और log 5 की पावर 3। ठीक है, इस प्रकार के ऑप्शन वो दे रखे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास सबसे पहले तो क्या है, समांतर श्रेणी में तीनों चीज़ दे रखे हैं, तो समांतर श्रेणी की कंडीशन वो लगा दीजिए। तो आपके पास क्या आएगा, अगर ABC समांतर श्रेणी में हो तो 2B = A + C होता है। तो वही कंडीशन हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 2 log 2 की पावर x - 1 हो किसके बराबर आएगा, log 2 + log 2 की पावर x + 3 इसके बराबर वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर log की प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, ये देखिए log और ये देखिए 2x - 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये log की प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर जो गुणांक होता है वो उसको आप किसके अंदर वो लिखते हैं, स्क्वायर के अंदर वो लिखते हैं ना। अगर 2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 होता तो घात 3 हो जाती है ना। ये क्या है, log की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी प्रकार इस साइड भी आपके पास ये देखिए log m + n है, वो क्या होता है, log mn के बराबर होता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, log और यहाँ पर आपके पास 2 और गुणा के अंदर क्या आ जाएगा, 2 की पावर x + 3। अब दोनों साइड log से log क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास वो क्या बचेगा, 2 की पावर x - 1 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर आएगा, 2 की पावर x + 3 के हो बराबर आएगा। अब देखिए इसको ओपन कर लीजिए, तो ये देखिए स्क्वायर को आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, a², है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 2 की पावर 2x प्लस का 1 और माइनस के अंदर आपके पास क्या आएगा, 2 × 2 की पावर x। ठीक है, ये देखिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इसको ओपन किया है। इसके बाद इस साइड आपके पास क्या आएगा, ये देखिए 2 है और 2 की पावर x है, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर x। ठीक है, और प्लस के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये देखिए 2 × 2 की पावर x है, यहाँ पर भी क्या है, 2 × 2 की पावर x है, तो इस साइड आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, 2 की पावर 2x, और ये देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस के अंदर 4 और 2 की पावर x। ठीक है, 4 × 2 की पावर x, और ये देखिए प्लस का 6 और प्लस का 1 है, इस साइड आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। माइनस का 6 और प्लस का 1 है, तो क्या बचेगा, माइनस का 5 है वो बच जाएगा। ओके, अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या है, एक है ना द्विघात समीकरण वो बनेगी। देखिए हम मान लेते हैं, मानना थोड़ा सा इजी करने के लिए 2 की पावर x बराबर हम क्या मान लेते हैं, y है वो मान लेते हैं, है ना। बाद में वापस से y का मान वो लिख देंगे। तो आपके पास ये देखिए समीकरण क्या बनेगी, 2 की पावर x बराबर हमने क्या मान लिया, y मान लिया। तो y² माइनस के अंदर 4y और माइनस के अंदर 5 = 0, ये आपके पास क्या आ गई, समीकरण आ गई। अब ये देखिए ये क्या है, द्विघात समीकरण है, इसके आपको फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर आप आराम से कर सकते हैं। देखिए आपके पास वो फैक्टर क्या आ जाएगा, ये देखिए फैक्टर आपके पास है, गुणा करेंगे तो आपके पास वो 5 आना चाहिए, और जोड़ें तब आपके पास वो माइनस का 4 आना चाहिए। तो ये देखिए फैक्टर क्या हो जाएंगे, y², और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5y प्लस का y। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 5, है ना। तो ये देखिए आपके पास से जोड़ेंगे तो माइनस का 5y प्लस का 4 है, तो माइनस का 4y, और गुणा करेंगे तो माइनस का 5 आ रहा है, मतलब एकदम सही है। इसको आप यहाँ पर y है वो कॉमन ले लेंगे, तो y माइनस का 5 और ये देखिए प्लस का 1, तो y माइनस का 5 बराबर 0, और यहाँ से आपके पास वो मान क्या आ गया, एक तो आ गया आपके पास y माइनस का 5 और एक आपके पास क्या आ गया, y प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, तो ये देखिए या तो आपके पास क्या होगा, y माइनस का 5 बराबर 0 होगा, और यह क्या होगा आपके पास y प्लस 1 बराबर 0 होगा। अब y का मान वापस से हम लिख देते हैं, तो 2 की पावर x माइनस का 5 बराबर 0।
ठीक है। और यह आपके पास क्या आएगा 2 की पावर x प्लस का 1 बराबर 0। तो ये देखिए 2 की पावर x प्लस 1, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा 2 की पावर x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1, और ये तो संभव ही नहीं है ना। तो ये देखिए ये तो संभव नहीं है, जो कि असंभव संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है। तो इसको तो हम छोड़ देते हैं ना, संभव नहीं है, ओके। और इसको हम ले लेते हैं, तो आपके पास ये देखिए क्या आ जाएगा 2 की पावर x बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आपको तो किसका मान चाहिए, ये देखिए इसको नीचे वाले को मैं बिठा देता हूँ। अब आपको मान किसका चाहिए, x का मान हो चाहिए। तो देखिए 2 की पावर x बराबर आपके पास क्या है 5 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपके पास दोनों साइड है वो लोग है वो ले लेते हैं ना। तो ये देखिए यहाँ पर लोग है ना, और बेस क्या लेते हैं हम 2 लेते हैं ना, लोग 2 का बेस है और फिर 2 की पावर x है। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम क्या ले लेते हैं, लोग 2 बेस ले लिया और इसकी यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ये देखिए लोग ई बेस ही है ना, इसका मान क्या होता है, अगर आपके पास आधार और ये दोनों चीज़ समान हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है हमेशा। लोग ई बेस ई है वो क्या होता है 1 होता है। ये देखिए चूंकि लिख लो है ना, याद हो जाए, लोग ई बेस ई का मान क्या होता है हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर भी आपके पास ई का मान क्या है 2 है, तो लोग 2 बेस 2 है ना, आधार समान हो तो मान क्या हो जाता है लोग का 1 हो जाता है। तो आपके पास x बराबर है वो मान क्या आ जाएगा लोग 2 की पावर 5 हो आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो ये आपके पास क्या है, ये देखिए लास्ट प्रश्न है, इसके आगे वाला प्रश्न लिखा हुआ था या मिट गया पता नहीं, शायद यही है ना, लास्ट पर्सन है। बाकी और कोई पर्सन आप देख लो ना, मेरे को तो जो अच्छे पर्सन लगे जो एग्जाम के लायक हैं। अब देखिए बताने को तो आगे वाले पर्सन भी हम कर सकते हैं 2-4 जो हार्ड लेवल के पर्सन है, लेकिन वो एग्जाम में तो होते नहीं है। तो अभी माथापच्ची करने से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में जो पर्सन अटेम्प्ट होना उसको आपको प्रैक्टिस है वो ज़्यादा करनी है। जो एग्जाम में आप नहीं कर पाओ, 5 मिनट लग जाए 10 मिनट लग जाए, तो उनकी प्रैक्टिस करने से कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ पर आपको PhD वो नहीं करनी है, किस प्रकार से सिलेक्शन लिया जा सकता है वो तरीका आपको अपनाना है। तो देखिए लास्ट पर्सन है, ये पर्सन शायद इस प्रकार का प्रश्न मैंने आपको पहले करवाया भी था थ्योरी के अंदर। वापस से देखो यहाँ पर आपके पास ये देखिए A1 A2 A3 AN समांतर श्रेणी में दे रखे हैं और इसका मान आपसे पूछा है। तो किस प्रकार से करेंगे, बाई ऑप्शन आपको करना है। तो सबसे पहले एक श्रेणी मान लो है ना, 2 4 6 8 है ना, 2 4 6 8, ये आपके पास एक समांतर श्रेणी आपने मान ली। फिर आपके पास देखिए एन के अंदर वो बात हो रही है, तो माना एन बराबर आप क्या मान लो 2 मान लो है ना, एन बराबर आपने क्या मान लिया 2 मान लिया। तो आपके पास ये देखिए इसका मान एन बराबर 2 लिखेंगे तो आपके पास क्या क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1/A1 और 1/A2 इतना ही तो बचेगा है ना, 1/A1 और 1/A2 इतना ही तो बचेगा, क्योंकि एन बराबर आप 2 लेंगे। तो देखिए जो लास्ट वाली स्टेप है इसके अंदर एन बराबर 2 लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2 माइनस का 1 मतलब A1 और एन बराबर 2 मतलब A2, ठीक है। अब इसका मान ये समांतर श्रेणी जो मानी है इसके अंदर वो देख सकते हैं, तो इसका मान ये तो क्या A1 है पहला पद, ये आपके पास क्या दूसरा पद है, ये आपके पास तीसरा पद है और ये आपके पास क्या चौथा पद है। तो A1 और A2 के मान वो लिख दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा 1/2 और इंटू में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, मतलब 1/8 हो आपके पास क्या आना चाहिए उत्तर आना चाहिए। अब ऑप्शन से हो चेक कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए को आप चेक करेंगे तो A1 और A2 का मान तो कितना है 8 है, और नीचे आपके पास n-1 मतलब 2-1 क्या आएगा 1 आएगा है ना। आना क्या चाहिए 1/8 और आ क्या रहा है 8 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर बी को आप चेक करेंगे तो यहाँ पर 2 - का 1, ठीक है, और A1 का मान आपके पास क्या है 2 है, प्लस AN मतलब A2 का मान आपके पास क्या है 4 है, तो यहाँ से भी 1/8 हो नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। सी को आप चेक करेंगे तो ये देखिए 2 - का 1, ठीक है, और यहाँ पर A1 का मान कितना है 2 है और AN का मान कितना है आपके पास 4 है ना। तो 2 - 4 इससे भी आपके पास नहीं आ रहा है 1/8, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी को आप चेक करेंगे तो ये देखिए 2 - का 1, A1 का मान 2 है, AN का मान आपके पास n बराबर आपने 2 माना है, मतलब A2 का मान कितना है 4 है, तो देखिए आपके पास आंसर क्या आ रहा है 1/8 आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको करना है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं है कि n बराबर आप 2 ही लो, n बराबर 3 लेकर देखोगे ना तो भी आपके पास आंसर ये आएगा। जैसे ये देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि लास्ट पर्सन है। अब जैसे ये देखिए आप क्या लो n बराबर 3 लेकर वो चेक करो है ना, n बराबर 3 लेंगे तो आपके पास ये देखिए इसके अंदर n बराबर 3 से देखेंगे तो ये देखिए इतनी स्टेप हो आ जाएगी है ना। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा 1/A1 A2 प्लस 1/A2 A3 है ना, इसका मानो लिख लो, ये आपने समांतर श्रेणी मानी है। अब समांतर श्रेणी भी आप 2 4 6 8 लो, ये कोई जरूरी नहीं है 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं है ना। ये देखिए आप 1 2 3 4 लेकर देखते हैं, 1 2 3 4 है ना, ये आपने 1 मिनट नीचे लिख देता हूँ इसको भी, ये देखिए है ना, ये हमने क्या मान ली समांतर श्रेणी मान ली, थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी करने के लिए माना, बाकी इससे भी करेंगे तो भी है ना आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा है ना। ये देखिए ये आपने क्या मान ली समांतर श्रेणी मान ली, ये आपके पास क्या A1 का मान है, ये आपके पास A2 का मान है, ये आपके पास A3 का मान है, ये आपके पास A4 का मान है। तो 1/A1 का मान क्या है 1 है और A2 का मान आपके पास क्या है 2 है, प्लस A2 का मान आपके पास क्या है 2 है, A3 का मान आपके पास क्या है 3 है। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये देखिए 1/2 प्लस आपके पास क्या आएगा 1/6 आएगा, यहाँ से 6 आपके पास क्या है एलसीएम है, तो ये देखिए 3 + 1
तो आपके पास मान क्या आ जाएगा 4/6, और इसको भी आप सरल कर सकते हैं। तो आपके पास 2 से आप कैंसिल आउट कर देंगे तो 2/3 है वो क्या आना चाहिए, उत्तर है वो आना चाहिए। अब ऑप्शन नंबर डी से हम क्या लिखते हैं सीधा, क्योंकि डी सही है तो डी अब सही होना चाहिए, तो डी के अंदर हम मान लिखते हैं। तो देखिए 3 माइनस का 1, और a1 का मान तो कितना आपके पास, a1 का मान तो है 1 है, और यहाँ पर n बराबर क्या माना आपने 3 माना, तो a3 का मान कितना है 3 है। तो ये देखिए आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, और नीचे क्या आएगा 3 आएगा, और 2/3 यहाँ पर है। ठीक है, तो श्रेणी आपकी जो इच्छा वो मान सकते हैं, है ना। और n बराबर 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 5 मान लो, जो आपकी इच्छा है उससे भी आप करेंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए जो भी SR सैनी के जो अच्छे प्रश्न लगे वो सब मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न जो लास्ट एग्जाम के अंदर आया हुआ है, कोई रह गया है, या फिर SR सैनी बुक के अंदर ऐसा कोई पर्सन है जो एग्जाम के लायक है, वो अगर नहीं आता, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप ग्रुप के अंदर वो सेंड कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपको समझा दूंगा। या तो एक छोटा सा वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा, या फिर एक छोटा सा वीडियो बना के आपको टेलीग्राम के ऊपर वो मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आपको मैं बता दूंगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।